गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज पढ़ रहे हैं अपन कि जहाँ पे हमने छोड़ा था वही स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं रनिंग टाइम। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यूज किया जाता है असिम्प्टोटिक नोटेशन में। जो थर्ड टाइप था हमारा, फर्स्ट टाइप क्या था, हम सूडो कोड एनालिसिस कर रहे थे, प्रिमिटिव ऑपरेशंस यूज कर रहे थे। अब असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज कर रहे हैं, सूडो कोड नहीं, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे थे। तो अब थर्ड जो तरीका है वो है असिम्प्टोटिक नोटेशन का, यहाँ पे हमने छोड़ा था। अब सबसे पहले देखते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जैसे जब भी एनी एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फास्ट फॉर एनी इनपुट साइज। हम चाहते क्या है कि एल्गोरिथम हमेशा रन अच्छी करे, जब चाहे उसका इनपुट साइज कितना ही हो। चाहे मैं एल्गोरिथम को रन फास्ट होना चाहिए, चाहे मैं उसमें 5 डेटा डालूं या फिर उसमें 50 डालूं या फिर उसमें 5000 डालूं, डेटा हमारी जो एल्गोरिथम है वो हमेशा रन होनी चाहिए फास्ट। और हर इनपुट साइज में इनपुट साइज जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएं वैसे वैसे भी फास्ट होना चाहिए, पर एक्चुअली रियली ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी जो एल्गोरिथम है वो धीरे धीरे कुछ स्लो होती चली जाएगी। तो अब ये जो स्लो है, स्लो होना है या वो जो है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। कितना ग्रोथ हो रहा है इन टाइम कंज्यूमिंग, और जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनपुट का साइज बढ़ने पे टाइम कैसे बढ़ता चला जा रहा है किसी भी एल्गोरिथम का रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हियर। फॉर स्मॉलर इनपुट साइज आवर एल्गोरिथम विल वर्क फाइन, बट फॉर हायर इनपुट साइज द एग्जीक्यूशन टाइम इज मच हायर। होगा ही, ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे साइज को, बढ़ना चाहिए थियोरेटिकली, बढ़ना चाहिए बिल्कुल। बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन यहाँ पे क्या है, इनपुट साइज। जैसे जैसे आप इनपुट का साइज बढ़ा रहे हो, किसकी इनपुट का, जो हम एल्गोरिथम में दे रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो आउटपुट निकाल के देगा। वी कैन एनालाइज हाउ वेल आर एल्गोरिथम। हम क्या कर सकते हैं, हम एल्गोरिथम ग्रोथ ऑफ आउट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है उसके अंदर यहाँ कहना चाहिए असिम्प्टोटिक नोटेशन जो हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ा रहे हैं हमारी एल्गोरिथम अब कैसे वर्क कर रही है, हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम असिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या करते हैं, आरटी मतलब है यहाँ पे रनिंग टाइम। तो हम चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द रनिंग टाइम का। हमारे 3 इनपुट हमने दिए, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, और हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट आने वाला है। ये जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा है, जैसे मैंने आप छोटा अगर इनपुट साइज दिया है और आउटपुट आया है ये, और हर कंडीशन में आउटपुट आया है इतना ही, तो ये दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग ओके। अब इसी तरह से आपने इनपुट थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आपका आउटपुट जो रनिंग टाइम है वो भी बढ़ गया। अगर आपने और बढ़ा दिया तो रनिंग टाइम और बढ़ गया। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन। तो आपकी जो एल्गोरिथम है इट इज़ ओके, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बेस्ट एल्गोरिथम है। अब मान लेते कि वही एक और एल्गोरिथम बना दी, उन्हीं सेम इनपुट को हमने दिया, और यही सेम इनपुट देने पे क्या करती है यही दूसरी वाली जो एल्गोरिथम है, मान लेते हैं ये दोनों एल्गोरिथम्स हैं, तो दूसरी एल्गोरिथम क्या करती है, जब मैंने उसे इनपुट साइज दिया कम वाला तो इसने कुछ का टाइम लिया, जैसे ही हमने उसका इनपुट साइज बढ़ाया तो उसने टाइम लिया, कुछ बड़ा हुआ टाइम लिया, लेकिन हमने और बढ़ाया तो उसके साइज पे उसकी जो इनपुट है उसकी जो रनिंग टाइम है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देखो वो अब क्या हमने शो करने की कोशिश की है कि दैट इज स्टेबल। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा तो फर्क पड़ा, इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ाया तो उसके रनिंग टाइम में थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन अब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब इन दोनों एल्गोरिथम्स में से आप कौन सी चूज करोगे। हम ऑब्वियसली कि कोई भी इंसान अगर होगा तो वो किसको चूज करेगा, ये वाली एल्गोरिथम जिसमें चलो इनिशियली तो थोड़ा सा बढ़ता है इनपुट बढ़ाने पे रनिंग टाइम, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो जाता है। दिस इज ओके। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि जितना मैं इनपुट साइज बढ़ाते चली जाऊंगी वो तो हमेशा ही जो है आपका रनिंग टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ये दो अलग अलग एल्गोरिथम के रिजल्ट्स हैं तो दिस एल्गोरिथम का, इसका जो एल्गोरिथम टू दिस रिजल्ट इज बेटर, और ये वाली एल्गोरिथम को हमको चूज करना चाहिए। क्यों हम एल्गोरिथम एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि हम बेस्ट एल्गोरिथम को चूज कर सके जो हमारे लिए सही हो। और सही कौन सी होगी, जिसका रनिंग टाइम कम होगा और जो इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अब ये सारा का सारा चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि रनिंग टाइम किसी एल्गोरिथम का कितना है और कौन सी एल्गोरिथम है जो बेस्ट है हमारे लिए। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड asymptotic analysis.
देखो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि इनपुट का साइज है 5, हमने पहले भी लिया था एग्जांपल, लिस्ट है हमारे पास और उसमें हमको सर्च करना है। तो अगर 5 के लिए 5 एलिमेंट देते हो और उसमें कुछ एलिमेंट सर्च करते हो तो ऑब्वियसली कि आपकी जो एल्गोरिथम है ओके रन करेगी। लेकिन यही अगर जो ऑप्शंस हैं इनपुट्स हैं वो 5000 हो जाए तो क्या होगा? तो आपकी ऑब्वियसली जो एल्गोरिथम का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अब इसमें कितना ज़्यादा लगेगा? सो हाउ द बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस विद द नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इंक्रीज्ड। कैसे कैसे? जैसे ही मैं 5 इनपुट से 5000 इनपुट कर देती हूँ तो एल्गोरिथम में कितना चेंज आ रहा है रनिंग टाइम में, उसकी जो बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियर क्या होगा, वो कितना साइज कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, कहीं हैक रुक तो नहीं रही है, स्टैंड बाय तो नहीं हो रही है, कहीं अटक तो नहीं रही है, चल रही है या नहीं चल रही है, आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है, और दे रही है तो सही दे रही है या नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो वो जो बिहेवियर है वो एनालिसिस किया जाता है और उसका जो भी बिहेवियर होगा कि क्या वो रनिंग टाइम ज़्यादा ले रही है या स्टेबल ले रही है या कितना डिफरेंस है, अगर रनिंग टाइम चेंज हो भी रहा है तो वो कहलाता है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो for calculating the order of growth we have to go for higher value of n। अगर हमें अपनी एल्गोरिथम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करना है तो हमें इनपुट के साइज को यानी n को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज द इनपुट साइज ग्रो हायर एल्गोरिथम मेक डिलेज। जैसे जैसे आप एल्गोरिथम को बढ़ाते चले जाओगे एल्गोरिथम ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगी, और वो कितना टाइम फ्लक्चुएट कर रही है कम से ज़्यादा इनपुट में, उस कंडीशन में जैसे मैं कम से पहले कम इनपुट दिया और फिर ज़्यादा इनपुट दिया तो उनमें कितना चेंज आ रहा है, कितना डिले वो कर रही है एल्गोरिथम रन होने में, वो हमें पता चल जाएगा और वो पता वही हमें पता करना भी है। फॉर ऑल रियल टाइम एप्लीकेशंस वी हैव हायर वैल्यूज ऑफ एन। और क्यों हमें एन को बढ़ा के हमको चेक करना चाहिए, क्यों हमें एन की वैल्यूज को इंक्रीज करके इनपुट को इंक्रीज करके साइज को हमें चेक करना ज़रूरी हो जाता है, एल्गोरिथम एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रियल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर ऑफ डेटा से ही काम चलता है। और रियल एप्लीकेशन मान लीजिए एक बैंक की एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी होगी, और इसी तरह से ज़्यादातर एप्लीकेशन अमेजन देखो आप, उस पर कितने सारे यूजर्स एट अ टाइम एक सिंगल सेकेंड पे आपकी खरीदारी करते होंगे। तो रियल टाइम जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो एक्चुअली उनके अंदर जो इनपुट है, एक्चुअली जो वो साइज होता है उसका इनपुट का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि हायर लेवल ऑफ इनपुट पे आपकी जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से वर्क करनी है, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ चेक करना चाहिए हमें हमेशा। और ये इसीलिए सबसे ज़्यादा यही तरीका यूज़ किया जाता है फॉर एल्गोरिथम एनालिसिस। अब कौन कौन से कॉमन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट्स हैं, ग्रोथ रेट्स कौन कौन से हैं, तो उनके कुछ नाम हैं ग्रोथ रेट के। अगर आपका जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है देन दिस ग्रोथ रेट जो है वो कहलाता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट। लॉग एन वैल्यू आ रही है तो लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट कहलाता है। लॉग स्क्वायर एन आ रही है तो लॉग स्क्वायर्ड कहलाता है। एन सिंपल एन जितना इनपुट है उतना ही आपका टाइम ले रहा है वो, हर यानी हर स्टेटमेंट पे एक 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 वैल्यू हर इनपुट के लिए एक आ रहा है। एन नंबर ऑफ आपकी जितने भी एल्गोरिथम है रन कराने के लिए एन नंबर ऑफ टाइम अगर आपका यूज हो रहा है देन एवरेज जो है एन यूज किया आपने रनिंग टाइम, तो उसको हम कहते हैं लीनियर। एन लॉग एन लीनियर ही है। एन स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक। एन क्यूब अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है रनिंग टाइम की दिस इज कॉल्ड क्यूबिक ग्रोथ रेट। एंड 2 n आती है देन दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। कोविड का जो भी ग्राफ है ना वो एक्सपोनेंशियल है, 2 n बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है और बहुत फास्ट बढ़ रहा है। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। अभी जो सेकंड वेव में है, चलिए अब जो कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं जो मैथमेटिकली यूज़ की जाती हैं ग्रोथ रेट के लिए, तो वो जो कौन सी वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। कि अगर आपका इनपुट साइज है n तो माना जाता है कि जो आपकी, अगर मान लेते इसको इसी को देख लो आप, कि अगर आपका इनपुट साइज है n यानी आपने 10 वैल्यूज़ दी हैं, किसी सर्चिंग एल्गोरिथम को ही देख लेते हैं, मैंने सर्च किया था लिस्ट को, तो मान लेते कि हमने 10 वैल्यू दी हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा 10⁻⁴ उसका रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। उसी तरह से 10 स्क्वायर अगर आपने वैल्यूज़ दी है यानी 100 वैल्यूज़ दी हैं तो 100 ही आपका ग्रोथ रेट रहेगा।
इसी तरह से सो ऑन, उसी तरह से हर एक की उन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है और अप्रोक्सीमेट है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमें पता चल जाएगा और एक्चुअली जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सारा अप्रोक्सीमेटली है। तो हम इस वाली टेबल को देख के पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द रनिंग टाइम ऑफ माई एल्गोरिथम जब मैं उसे रन करूंगी विथ इंक्रीज्ड इनपुट साइज। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रोथ रेट्स हैं उनको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें हैं, चार्ट के अंदर शो करें, तो लॉगरिथमिक होते हैं। एक तो होता है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमेशा नीचे की तरफ ये जो लाइन चल रही है उसी पे जाता है, तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसे नियर अबाउट जीरो माना जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता कांस्टेंट वैल्यूज को। इसके बाद आती है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक देखो किस तरह से बढ़ रहा है रनिंग टाइम, जैसे जैसे इनपुट साइज, ये इनपुट साइज बढ़ता चला जाएगा, आपका जो टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक फिर भी कम है, लीनियर उससे ज़्यादा है, लॉग लीनियर उससे ज़्यादा है, क्वाड्रेटिक उससे भी ज़्यादा है, क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल। आपका किस तरह का ग्राफ बन रहा है वो बता देगा आपको। अगर हमने इनपुट एंड आउटपुट का रनिंग टाइम, इनपुट साइज एंड टाइम, इन दोनों का अगर आपने ग्राफ बनाया है तो आपको इसको देख के ही चार्ट को पता चल जाएगा कि आपकी जो एल्गोरिथम है हाउ इट इज़ वर्किंग, किस लेवल पे उसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो क्या है। आप या तो कैलकुलेट कीजिए या फिर इस तरह से पता कीजिए। एक एक को हम देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा। हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ये जो ज़्यादा डिटेल में देखा जाता है वो डा के पेपर में, डेटा एनालिसिस, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वाले पेपर में देखा जाता है। अभी मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर वाले पे कंसंट्रेट करना है। दिस इज इसका केवल इंट्रोडक्शन है, तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन ही देके छोड़ूंगी अभी इसमें। सबसे पहले तो है कांस्टेंट फंक्शंस। अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है तो फर्स्ट जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या कहते हैं कि यहाँ पे n क्या है, n है आपका इनपुट, f आपकी एल्गोरिथम है, फंक्शन ऑफ n। आपको जब एल्गोरिथम से n इनपुट दोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कोई कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज कांस्टेंट, कुछ फिक्स वैल्यू है। तब उस कंडीशन के अंदर दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा जो एल्गोरिथम एनालिसिस करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यूज को हटा दिया जाता है। इट इज अबाउट नल, इसका मतलब इसका रनिंग टाइम कुछ होगा ही नहीं, इट डजंट मैटर, कोई वैल्यू इसकी मैटर नहीं कर रही है। इसका मतलब जो ये आपने इनपुट, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है आपकी फाइनल रनिंग टाइम की, आपका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है आपका आ रहा है c, यानी कोई कांस्टेंट c यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट को, तो उस कंडीशन में एंड डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू क्या है, आप कितनी भी वैल्यूज दोगे उससे आपकी उस पे साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी रनिंग टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एल्गोरिथम के एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एडिंग टू नंबर, दो नंबर को ऐड करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है, असाइनिंग वेरिएबल्स, कंपेयरिंग टू नंबर, क्योंकि इनमें एक एक इनका रनिंग टाइम आ रहा है तो वो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। हमेशा एल्गोरिथम एनालिसिस में हम कांस्टेंट वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। इसके बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या करता है, जब आप इसमें कोई इनपुट साइज n पास करते हो वो आपको log b n देता है। यहाँ पे b एक से ज़्यादा बड़ी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती थी, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड इसका मतलब जो इनपुट साइज n है लेकिन एग्जैक्टली आपका जो रनिंग टाइम है वो n के इक्वलेंट नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लॉग। तो log b, अब ये जो b है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि b इज व्हाट इज b हेयर b इज अ बेस, हम लिखते हैं ना log 2 x, तो वो बेस है, तो उस बेस के आधार पे हम चेक कर सकते हैं, यानी इस जो लॉग है वो कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है इस बेस आधार पर। तो ये एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा, क्योंकि log 1 तो कोई फर्क ही नहीं डालेगा, तो log 2n और log 3n और and so on. This function is defined as x equals to, मतलब हमारा जो आउटपुट होगा जो रनिंग टाइम है that is equals to log bn if and only if bx equals to n. Don't go इसमें आप मत जाइए, इसको ज़्यादा डिटेल में मत देखिए क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि जो आपका n है इनपुट उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, तो एग्जैक्टली इनपुट साइज के बराबर आपका जो रनिंग टाइम है वो नहीं होगा, आपका जो रनिंग टाइम है वो इस इनपुट से थोड़ा आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे दिखाया था कि थोड़ा सा ही फर्क पड़ा था, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता चला जा रहा है लॉग बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा रनिंग टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है।
इसी तरह से लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन इस तरह से जा रही है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता चला जा रहा है आपका टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है, तो लाइन बिल्कुल इस तरह से डायगोनल जैसे बन रहा है ना, उस तरह से बनेगी लाइन। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड लीनियर फंक्शंस। इसमें एक तो कांस्टेंट जो होता है और सी यहाँ पे कांस्टेंट है और एन यहाँ पे इनपुट का साइज है। उसी तरह से एन लॉग एन फंक्शन है, एन लॉग एन फंक्शन जो है ये इस लीनियर से ज़्यादा फास्ट होता है। ये इस डायग्राम से ही हमने देख सकते हैं कि लीनियर फंक्शंस जो हैं उनसे लॉग लीनियर उससे ज़्यादा होता है। ये लॉग लीनियर है फंक्शन, लॉग लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस एन स्क्वायर कब आता है आपके एल्गोरिथम में? ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि एन स्क्वायर होता है जब आप एक सिंगल लूप लेते हो, तो उस सिंगल लूप के अंदर एन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन। जब भी आप सिंगल लूप लोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन। लेकिन जब आप डबल लूप लेते हो, लूप विद इन लूप, तो उस कंडीशन में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फर्स्ट लूप के लिए एन एंड सेकंड के लिए एन, और वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन स्क्वायर बन जाती है। तो डबल लूप जब भी आप लेते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हायर हो जाती है, एन स्क्वायर हो जाती है। उसी तरह से तीन एक के अंदर एक लूप ले लिए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती है। तो क्यूबिक फंक्शंस ये होते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब वो बहुत ज़्यादा अचानक ही बढ़ जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या कैसे होता है, एफ एन इक्वल्स टू बी एन, ये कहलाता है बेस, और एन जो है वो आर्ग्यूमेंट है, और ये जो एन है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। वो एक्सपोनेंशियली शूट अप हो जाता है, बी इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। बी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट जो इसको शूट अप कर देता है, और इस तरह से इसको, इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए मैथमेटिकली, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, हमें डेटा स्ट्रक्चर पर करना है, तो इसी एक ही लेक्चर के अंदर मैं इसको पूरा फिनिश करना चाहूँगी। नोटेशंस क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जब आप चेक करते हो तो सिंपली ये फंक्शंस नहीं होते, इन फंक्शंस के आधार पे कुछ नोटेशंस होते हैं। ये तो हो गए नाम, लेकिन इनके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के कुछ नाम होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। इनके सिंबल ध्यान रखिएगा, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, इनके नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। इसको ओ कहते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं मैथमेटिकली, इसको थीटा कहते हैं। तो ये तीन नोटेशन है। ये तीन नोटेशन क्या बताते हैं, हमने पिछली बार भी पिछले लेक्चर में देखा था कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस करते हैं। तो वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए बिग ओ, बिग ओमेगा जो है एनालिसिस वो बेस्ट केस के लिए है, और इसी तरह से बिग थीटा एनालिसिस एवरेज केस एनालिसिस के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, तो उसमें दो फंक्शन माने जाएंगे। एक तो फंक्शन होगा एक्चुअल एल्गोरिथम और एक होगा ग्रोथ रेट। तो इसका ग्रोथ रेट कितना है, कितना ग्रोथ रेट है किसी भी एल्गोरिथम के, तो फंक्शन, ये तो फंक्शन है एल्गोरिथम का एक्चुअल रियल टाइम, एंड दिस इज व्हाट होना चाहिए, दिस इज व्हाट इट कुड बी द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए ये उसको बता रहा है। तो अब देखो, बिग ओ एनालिसिस, वर्स्ट केस एनालिसिस। वर्स्ट केस एनालिसिस क्या कहता है, खराब से खराब सिचुएशन में क्या हो सकता है, हम वो मान के चलेंगे। तो खराब से खराब सिचुएशन में वर्स्ट केस यही कहता है कि खराब से खराब सिचुएशन में आपके एल्गोरिथम कितनी अच्छी वर्क कर रही है। ये आपका रनिंग टाइम है, ये आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ये आपका नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। आपका जो मैक्सिमम टाइम है एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूट करने के लिए लेगी वो क्या है, GOFN कि मैक्सिमम टाइम आपका लेगी GOFN। तो ये मैक्सिमम टाइम है। हम इस खराब से खराब चीज़ को मान के चल रहे हैं कि जो मेरी एल्गोरिथम है, अब एक्चुअल जो आपका रनिंग टाइम है वो ये है FON, और जो एक्चुअल एल्गोरिथम है उसका रनिंग टाइम हमेशा GOFN, क्योंकि खराब से खराब सिचुएशन में मैक्सिमम वो इतना ही ले सकती है ना। मैक्सिमम सिचुएशन में, मैक्सिमम बुरी से बुरी सिचुएशन में जी ऑफ एन क्या है, वो इतना है। और आपकी जो फंक्शन है, आपकी जो एल्गोरिथम, वो इससे ऊपर नहीं जा सकती। ये कहता है बिग ओ नोटेशन। आपकी जो एल्गोरिथम है एफ ऑफ एन है, आपके एल्गोरिथम का एक्चुअल जो आपका जो एनालिसिस है वो कौन सा है, वो ये एफ ऑफ एन है। तो ये एफ ऑफ एन इज GOFN से ऊपर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज वर्स्ट केस एनालिसिस। तो इस GOFN से ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता, ये हमेशा नीचे की तरफ रहता है। ग्रोथ ऑफ रेट जो है हमेशा नीचे की तरफ रहती है GOFN से। यही हमने यहाँ पे शो किया है कि जो बिगो नोटेशन है GOFN, इससे फंक्शन ऑफ एन, यानी जो आपकी एल्गोरिथम है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर उसके बराबर हो सकती है। एफ ऑफ एन इसके बराबर भी हो सकता है GOFN के, या कम हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये है वर्स्ट केस एनालिसिस। दूसरा आता है बेस्ट केस एनालिसिस, अच्छी से अच्छी सिचुएशन।
तो आपने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ये है, तो बेस्ट केस एनालिसिस क्या कहता है कि ये आपका बेस्ट केस एनालिसिस है, ये आपका बेस्ट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो GOFN जो आपने मान के चलिए ग्रोथ रेट ऑफ एफ जो है उससे ये नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर ही जाना चाहिए। मतलब ये जो एवरेज आपका जो ग्रोथ है उससे ये ऊपर ही जाना चाहिए, बेस्ट की तरफ जाना चाहिए, नीचे से होगा खराब की तरफ चला जाएगा, वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में नीचे की तरफ रहता है, पिछला वाला देखो, और बेस्ट केस में ऊपर की तरफ एफ ऑफ एन रहता है GOFN से। और इसको फंक्शंस को इसको देखिए, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा GOFN। तो बेस्ट केस एनालिसिस में हमेशा ये जो है वो बेस्ट की तरफ होता है, यानी आपका जो एल्गोरिथम है इट इज वर्किंग, ये जो है वो बेस्ट है, आपकी जो एल्गोरिथम है इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। थीटा नोटेशन क्या कहता है, एवरेज केस एनालिसिस बताता है। थीटा नोटेशन के अंदर हम दो GOFN लेते हैं, एक तो C1 और C2, दोनों को दो कॉन्स्टेंट्स को वैल्यू लेते हैं, यानी हमने दो रेंज निकाली है, एक C1 और C2 वाली। तो C1 डॉट GOFN एंड C2 ऑफ GOFN, इन दोनों के बीच में जो आपका फंक्शन है, आपका जो एल्गोरिथमिक फंक्शन है वो अपने डेटा को देगा। तो आपका जो f ऑफ n है वो इन दोनों रेंज के बीच में ही रहेगा, और दिस इज कॉल्ड एवरेज केस एनालिसिस, बिग थीटा नोटेशन। जो फंक्शन है आपका वो इससे C2 और C1 के बीच में रहेगा। फंक्शन आपका इट इज ग्रेटर देन C2 एंड लेस देन C1। ठीक है, तो दिस इज एवरेज केस एनालिसिस। और ये हमने आगे भी देखा था एक फॉर्म एल्गोरिथम का, तो ये आपका वो है। अब ये देखिए, ये बता रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आपका ये सब आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल है केस तो वर्स्ट है, n log n है तो बैड है, अगर वो ऑर्डर ऑफ n है, लीनियर होता है ऑर्डर ऑफ n, तो लीनियर अगर है तो इट इज ओके। अगर log n है यानी n से थोड़ा सा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, दिस इज गुड। और अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो दिस इज बेस्ट, सबसे अच्छी एल्गोरिथम वही होगी। तो कैसे हम एल्गोरिथम की एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं कि कैसे कौन बेस्ट है, लेकिन हम चेक करें कैसे? तो प्रॉब्लम आती है कि हमको कैसे पता करना चाहिए कि हमारी एल्गोरिथम कैसा। ये तो हो गया कि ठीक है होते हैं, और O ऑफ n, बिग O ऑफ n है, बिग O ऑफ 1 है, पर हम उनको कैसे पता करें कि हमारी एल्गोरिथम जो हम लिखी जाती है तो उसका ऑर्डर कितना है, उसका जो एनालिसिस है हम उसका बिग O नोटेशन क्या है। तो अगर कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट आप देख रहे हो, उसका जो नोटेशन होता है 1, वो कितनी बार रन करेगा ये देखिए। अब ये जो मेन फंक्शन है इसमें मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, एंटर होते ही कर दिया, तो ये एक बार ही रन करेगा, तो इसकी रनिंग टाइम हो गया 1, तो हम इसे कहेंगे बिग O 1। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O 1 इस सिंगल स्टेटमेंट की। उसी तरह से अब इस फॉर लूप को देखो, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर लूप। इस फॉर लूप की जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी? फॉर लूप हमेशा कितनी बार चलता है? n टाइम्स चलता है, और एक से लेके हमने उस लूप को चलाया और कब तक चलेगा? n टाइम्स, क्योंकि ये लेस देन 1 तक चल रहा है, लेस देन n तक चल रहा है, लेकिन लूप हमेशा +1 चलता है, तो ये 1 हो गया, तो ये n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। और अब लूप के अंदर हर बार ये चलेगा, स्टेटमेंट रन हो रहा है, इस लूप के अंदर है, इसकी अपनी खुद की तो कॉम्प्लेक्सिटी इज 1, क्योंकि एक ही बार रन होगा, लेकिन क्योंकि ये लूप के अंदर है तो ये कितनी बार चलेगा? एक्चुअली ये जो चलेगा वो इतनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n। तो लूप के अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई होती हैं, जो भी स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं, वो सब ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलते हैं। तो अब इस तरह से एक्चुअली ये जो आपके 3 स्टेटमेंट्स थे और तीनों के हम क्या कर दिया, उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकाल दी। अब इन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में से सबसे ज्यादा कौन सा है, क्योंकि हम बिग O नोटेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, इन तीनों में से मैक्सिमम जो भी होगा वो उसकी इस वाले पोर्शन की, इस कोड की आपकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बिग O नोटेशन में आप एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब आपका 1 और n, इनमें से कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली n होगा ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ n, बिग O नोटेशन, बिग O n आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड की। इसी तरह से और अपना एग्जांपल्स देते हैं। मान लेते हैं कि हमने लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर पहले इसको स्कैन कर लेते हैं कि पहले तो एक स्टेटमेंट दिया है, इसकी तो क्या होगा, ऑर्डर जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O 1। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बार रन करेगा? ये n टाइम रन करेगा, ये 1 से लेके n तक चल रहा है तो ये भी n टाइम रन करेगा, और ये कितनी बार रन करेगा? 1 टाइम।
ये अपने आप में अलग अलग तो इस तरह से रन करेंगे। ये कितनी बार अब वापस से देखते हैं कि क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट a इक्वल्स टू बी प्लस सी है वो किसके अंदर है, एक लूप के अंदर है, तो ये खुद तो एक बार एक टाइम लेता है, लेकिन रन करेगा जब, तो ये क्योंकि ये लूप के अंदर है तो ये कितनी बार इस वाले लूप जे लूप के कारण ये n टाइम्स चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n। अब ये जो लूप है आप इसको ध्यान से देखिए, ये किसी दूसरे लूप के अंदर है, तो आई लूप के अंदर जे वाला लूप है, क्योंकि लूप विद इन लूप है तो ये n टाइम चलेगा। कब? हर इसके एक रन के लिए। मान के चल रही हूँ कि आपको पता है ये सब, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, तो इस फॉर लूप के हर i इक्वल्स टू 1 के लिए ये पूरा लूप एक बार n टाइम्स चलेगा, तो इसका मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n। जब भी डबल लूप आता है, जब भी लूप विद इन लूप या नेस्टेड लूप आता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाती है। तो आपकी अब ये हो गया n स्क्वायर, तो आपका ये जो इस वाले पूरे लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, इसकी 1 है, तो अब उस कंडीशन में 1 n और n स्क्वायर कितनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसकी, मैक्सिमम है n स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला लूप जो है, सॉरी अंदर वाला जो ये स्टेटमेंट है वो n स्क्वायर टाइम्स चलेगा, क्योंकि n टाइम्स इसके कारण और n मल्टीप्लाइड बाय n इसके कारण, तो n स्क्वायर इस पूरी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। इसको चेक करते हैं। अब इसमें सम इक्वल्स टू 1 है, कितना टाइम लेगा 1, सम इक्वल्स टू 0 एक बार चलेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी 1, i इक्वल्स टू 1 से n टाइम्स चलेगा तो n प्लस 1, क्योंकि इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, i 1 से लेके n तक चलेगा, लेकिन लूप एक बार ज़्यादा बार भी चलता है, तो n प्लस 1 टाइम ये वाला लूप चलेगा। ये कितनी बार भी चले, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इनको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास एक्चुअली देखने के लिए तो हमारे पास ये तीन ही चीज़ें हैं। ये वैसे ये कितनी बार चलेगा, ये एक n बार चलेगा और ये n बार चलेगा, लेकिन ये बाहर वाला जो लूप है दैट, क्योंकि एक फॉल्स टाइम भी चलता है हमेशा लूप, तो इसलिए n प्लस 1 टाइम्स चलेगा। तो इस तरह से ये इसके टाइम्स हैं। तो इसमें इस वाली एल्गोरिथम के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n प्लस 1, और क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो n प्लस 1 हो गई, लेकिन हम कॉन्स्टेंट्स को हमेशा इग्नोर करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट है वो हट जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रह जाएगी। एक्चुअली ये क्या लिखा हमने, ऑर्डर ऑफ n प्लस 1, लेकिन 1 जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा एल्गोरिथम एनालिसिस में इग्नोर किया जाता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली रह जाएगी n ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरह से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। इसी तरह से देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है 1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले लूप की, क्योंकि 1 से लेके n-1 तक चल रहा है तो n-1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n-1, इस वाले की कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लूप की, क्योंकि इस i के लूप इस वाले लूप के अंदर है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इस j वाले लूप पे। देखो i इक्वल्स टू j प्लस 1 से लेके n तक चल रहा है, ये तो 1 से लेके n तक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n-1 तक चलेगा, टाइम चलेगा। ये वाला लूप भी इस लूप, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर है, इसलिए ये जितनी बार ये वाला लूप चलेगा उतनी बार ये वाला लूप चलेगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन फॉर i इक्वल्स टू j प्लस 1 से n, और j कहाँ है, ऊपर, क्योंकि ये इस j पे डिपेंड कर रहा है, तो जितनी बार ये j चलेगा उतनी बार ये i भी चलेगा, और डिपेंड ये जो i है, ये जो लूप कितनी बार चलेगा ये हमें नहीं पता चलेगा जब तक हमें ये नहीं पता चले कि j क्या है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, i की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी बार होगी, n एक बार ज़्यादा बार डलता है तो n माइनस जे, ये n माइनस 1 n माइनस जे तक चलेगा, प्लस 1 एक ज़्यादा बार भी चलेगा, तो n माइनस जे प्लस 1, ये रहा j प्लस 1, n से लेके j प्लस 1, तो n माइनस j प्लस 1 तक चलेगा, ये रहा n, और ये देखो n माइनस 1, और ये n से j प्लस 1, ये रहा j प्लस 1, तो इतनी बार ये लूप चलेगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि j कितना है, तो हर j के लिए ये हर बार चलेगा, i वाला जो लूप है वो हर बार चलेगा, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो j इक्वल्स टू 1 से n-1, 1 से n-1 के लिए हर बार चलेगी, और हर बार प्लस होती चली जाएगी, तो उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगी। तो ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली इनको भी हम देखेंगे। और अब इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी किसकी मानी जा रही है, आपकी जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज ये n-1 भी नहीं, n-j, ये, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और देखते हैं, इस पे आ जाते हैं, i इक्वल्स टू 1,
एक ही कॉम्प्लेक्सिटी है, सम इक्वल्स टू 0 एक बार ही रन करेगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी है। ये वाइल लूप है, आई कहाँ से शुरू किया है 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू n तक, तो n टाइम्स तो चलेगा ही प्लस एक, जब तक ट्रू रहेगा कब तक ट्रू रहेगा, 1 से लेके n तक तो ट्रू रहेगा, लेकिन n+1 तक ये लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि एक ज़्यादा बार चलता है हमेशा, तो ये ज़्यादा बार होगा। इनको देखने की ज़रूरत इसीलिए आगे, अच्छा ये लूप के विद इन लूप है, तो हम जब भी आपको इंटरनल लूप मिल जाता है, लूप विद इन लूप मिल जाता है, तो एक्चुअली क्या देखो, इंटरनल वाली कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, वही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सिंपल सी चीज़ तो यही है। चलिए, ये कितनी बार चलेगा, जितनी बार ये लूप चलेगा, ये n+1 चलेगा, तो ये उसके बाद, क्योंकि ये फॉल्स के लिए तो चलेगा नहीं अंदर वाला स्टेटमेंट, तो इसलिए ये कितनी बार रन होगा, n टाइम्स रन होगा। j इज लेस देन n, आई के अंदर इनर लूप है ये, क्योंकि ये इनर लूप है, तो ये खुद कितनी बार चलेगा मल्टीप्लाइड बाय ऊपर बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, तो ये खुद कितनी बार चल रहा है, मान लेते हैं ये लूप चल रहा है n टाइम्स, क्योंकि j इक्वल्स टू 1 से लेके n तक है, तो एक्चुअली मान भी नहीं लेते, है ही n टाइम्स चल रहा है, ये n टाइम्स चल रहा है, प्लस ये n+1 टाइम चल रहा है, तो ये जो लूप है वो n मल्टीप्लाइड बाय n+1 टाइम्स चलेगा। 1 को हम इग्नोर कर सकते, तो एक्चुअली n मल्टीप्लाइड बाय n टाइम चल रहा है। इसी तरह से क्योंकि ये बाहर वाला लूप n मल्टीप्लाइड बाय n टाइम चल रहा है, यानी n² टाइम चल रहा है, तो ये भी n² टाइम चलेगा और ये भी n² टाइम चलेगा। ये लूप से बाहर की तरफ है तो n टाइम चलेगा, लूप से बाहर है, वाइल वाले लूप से, j वाले लूप से बाहर है, लेकिन i वाले लूप के अंदर है, तो ये n टाइम्स चलेगा। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, n² n मल्टीप्लाइड बाय n, तो इसकी जो एक्चुअली पूरी एल्गोरिथम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो n² होगी। या आप उसको बिल्कुल देख के ही, स्कैन करके ही पता कर सकते हो कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से इसको देखें, i इक्वल्स टू 1 एक बार चल रहा है, ये भी एक बार चल रहा है, ये कितनी बार चलेगा, n+1 टाइम, क्योंकि i 1 से लेके n तक चल रहा है, तो एक बार ज़्यादा बार चलेगा। अंदर वाला लूप -1 टाइम चलेगा, तो n बार चलेगा, n बार चलेगा, तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n। इस तरह से हम सारे आप कुछ भी एल्गोरिथम लेके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर सकते हो। ये आपके असाइनमेंट्स हैं, इनको आप करके देखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है और बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल देखेंगे नेक्स्ट की एडीटी क्या होते हैं और क्यों डेटा स्ट्रक्चर में एडीटी बनाए जाते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।